Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of June 2025. 15 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे. प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर. कुछ क्वेश्चंस के साथ पहले शुरू करते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप कम से कम याद करिएगा, समझ लीजिएगा. पहला सवाल है पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है इंडिया में. ऑप्शंस आर आरबीआई करेक्टिव स्टेप्स फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, गवर्नमेंट एक्शन प्लान फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आरबीआई सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर वीकर बैंक्स या सेबीज रेगुलेटरी एक्शन फॉर स्टॉक मार्केट इरेगुलरिटीज. तो आपको बताना है कि ये टर्म प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आपने कहाँ सुना है. पॉज करके आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, आरबीआई सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर वीकर बैंक्स. जो वीक बैंक्स होते हैं जहाँ पे एनपीए या बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पैरामीटर्स बना के रखे हैं आरबीआई ने, अगर वो वायलेट हो जाते हैं तो फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मेथडोलॉजी के अंदर आरबीआई डाल देता है उन बैंक्स को. सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली. आपको बताना है इनमें से कौन सी रिवर रिफ्ट वैली से फ्लो करती है. ऑप्शंस आर ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा या डी ब्रह्मपुत्र. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली. आसान सवाल है, आप लोगों ने इसका कई बार किया होगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी नर्मदा. नर्मदा जो है एक रिफ्ट वैली से फ्लो होती है ना, नर्मदा ताप्ती इधर साइड. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस मोरल डिलेमा. मोरल डिलेमा इनमें से कौन सी चीज़ डिफाइन करती है. ऑप्शंस आपके सामने है. सिचुएशन वेयर मल्टीपल ऑप्शंस एग्जिस्ट ऑल एथिकली परमिसिबल, सिचुएशन वेयर नो एथिकल ऑप्शन एग्जिस्ट, situation where choosing one ethical principle violates another, and situation where personal gain outweighs ethical consideration. तो moral dilemma किसे बोलते हैं. तो I hope you will be able to answer this question. एक बार आपने से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा कि moral dilemma का आंसर आप मुझे बताएं. ये चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ दी है. I hope you will be able to answer. अब मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में. बहुत अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज की जो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फ्रंट पेज की 2 न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं. न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर डिस्कवर्ड. अब ये पहली बार है जब एक जेनेरा स्पार्टियस एंड सोनोइता ग्रुप के ये आपके स्पाइडर्स फाइंड आउट हुए हैं इंडिया में. अब थोड़ा सा देख लेते हैं, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा नाम भी देख लीजिएगा. जंपिंग स्पाइडर्स ऑफ द स्पार्टिने सब फैमिली सदर्न इंडिया में मिले हैं. नोन फॉर देयर इंटेलिजेंट हंटिंग स्किल्स एंड वेब इन्वेजन टेक्टिक्स. तो इनकी हंटिंग स्किल्स के लिए एंड वेब इन्वेजन टेक्टिक्स के लिए जाने जाते हैं. एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम द जेनेरा स्पार्टियस एंड सोनोइता विच आर स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ द सब फैमिली. ये पहले केवल लगता था कि साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका में पाए जाते हैं, वो इंडिया में भी मिल रहे हैं. ठीक है ना. स्पार्टियस एंड सोनोइता ये दोनों नाम याद रखें. अगर पूछे किससे रिलेटेड है तो स्पाइडर से रिलेटेड है. एंड स्पार्टिने सब फैमिली है, स्पार्टिने फैमिली है. स्पार्टियस एंड आपका सोनोइता इसकी ग्रुप है. ठीक है. ये नई स्पीशीज़ मिली, इसका नाम है स्पार्टियस कारीगिरी याद रखिएगा. स्पार्टियस कारीगिरी. अब ये जो कारीगरी टर्म है इसको बोलते हैं एलिफेंट हिल. ये आपका देवरायना दुर्ग कर्नाटका में पाया गया है. ठीक है ना, याद रखिएगा. एलिफेंट हिल या कारीगिरी ये आपका देवरायना दुर्ग कर्नाटका में है. एलिफेंट हिल बोलते हैं इसको. यहीं पे आपकी स्पीशीज़ ये मिली है स्पाइडर की. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. अब ये स्पीशीज़ को ढूंढा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक व्यक्ति ने. थोड़ा सा मैं आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता दूँ. एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में एनिमल टैक्सोनॉमी का काम करता है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम से क्लियर है, एनिमल रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है. इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1916 में. ठीक है ना. ऐसे प्लांट रिलेटेड जो बॉडी उसको बोलते हैं बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना. ये वो कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर है. ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है. ठीक है. एंड ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आता है. एनिमल लाइफ के ऊपर ये पूरे रिसर्च और बाकी सारी चीज़ें नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है. 1916 में बना था, 1916 में. दूसरी जो न्यूज़ है वो है 4 माओइस्ट 3 ऑफ देम वुमेन किल्ड इन मध्य प्रदेश. ये अभी आपको पता है कि एंटी नक्सलाइट जो ऑपरेशन है, माओइस्ट ऑपरेशन है, वो चल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, स्पेशली जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला रीजन है वहाँ पे. यहाँ पे एक्चुअली इस न्यूज़ को बताने का रीज़न आपके लिए ये था कि यहाँ पे एक एरिया है मध्य प्रदेश का जिसका नाम आया है. तो क्या होता है, यूपीएससी पूछता है ना जैसे कि स्पेसिफिक रीजन्स के बारे में, मैच द कॉलम कहाँ का है क्या है, तो ये पूछ सकता है. तो ये मलाज खंड, प्लीज़ राइट डाउन दिस नेम,
मलाज खंड रीजन, ये आपका रीजन जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स कॉपर, है ना। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है मलाज खंड रीजन, एंड बालाघाट के पास है मध्य प्रदेश में, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन। अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है मिलेट्स के रिगार्डिंग। मिलेट्स का एक एक्चुअली न्यूट्री बार बनाया है CSIR की एक लेबोरेटरी ने, जिसका नाम है आपका आई थिंक NIIST का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। CSIR की लेबोरेटरी है, इसने एक न्यूट्री बार बनाया मिलेट से, ठीक है। हालांकि मैंने भी मिलेट की न्यूट्री बार तो बहुत पहले खा लिए थे, पर पता नहीं इन्होंने अभी कैसे बनाया, तो इसके लिए थोड़ा सा ठीक है अपन बात कर लेते हैं। एक्चुअली इंडिया में अलग अलग तरीके के मिलेट्स का यूज़ होता है, जिसमें दो कैटेगरी मेजर है, एक है मेजर मिलेट्स की और दूसरी है माइनर मिलेट्स की। तो पहले मैं आपको बता दूँ मेजर मिलेट्स इंडिया में कौन सा है। तो पहला सोरघम, जिसको हम ज्वार बोलते हैं, याद रखिएगा, सोरघम इज़ वन ऑफ द मेजर मिलेट्स, ज्वार बोलते हैं। दूसरा है पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, एंड थर्ड इज फिंगर मिलेट, जिसको हम बोलते हैं रागी। तो ये ज्वार, बाजरा एंड रागी, दे आर द मेजर मिलेट्स। ज्वार का हम वो नाम है सोरघम, पर्ल मिलेट है बाजरा का, एंड फिंगर मिलेट है रागी का, ठीक है ना। मेक श्योर रिमेंबर दिस, क्योंकि मैथ द कॉलम इसका भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और माइनर मिलेट्स भी हैं। माइनर मिलेट्स कौन कौन से हैं? तो फॉक्सटेल मिलेट, जिसको इटालियन मिलेट या कंगनी भी बोलते हैं, है ना। दूसरा है लिटिल मिलेट, जिसको कुटकी बोलते हैं। कोदो मिलेट, जिसको कोदरा बोलते हैं। प्रोजो मिलेट, जिसको छीना बोलते हैं। बार्नयार्ड मिलेट, जिसको सानवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, दीज आर सम ऑफ द माइनर मिलेट्स, ठीक है। इसके अलावा 3 और अदर मिलेट्स भी हैं, जिसको अमरनाथ मिलेट बोलते हैं, एक बकवीट मिलेट होता है, एंड एक आपका फोनियो होता है, फोनियो। तो ऑल दीज आर द मिलेट वेराइटीज, सम मेजर, सम माइनर, सम अदर, ठीक है। तो इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रपोज्ड AC टेम्परेचर कंट्रोल नॉर्म्स बिल्ड ऑन 2018 गाइडलाइंस। तो अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नॉर्म दिया है, जिसमें कि AC की टेम्परेचर रेंज 20 से 28 करने की बात की गई है। अच्छा, 20 से 28 करने की बात की गई है, मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होता है कि अभी तक देखो क्या होता था, अभी जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रेंज दी थी गवर्नमेंट ने 24 डिग्री, कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। मतलब कि जब भी आप AC चलाएं तो आप 24 में चलाएं। बट अब आप देखो, आप अपने घर का एग्जाम्पल हो, क्या आप 24 पे चलाते हो? जब भैया बहुत गर्मी लगती तो आदमी 16 भी कर देता है, 18 भी कर देता है, 20 भी कर देता है ना, मतलब अलग अलग टेम्परेचर रेंज कर लेता है। अब जो नया गाइडलाइन आया ना, उसके अकॉर्डिंग ये हार्डवायर कर दिया जाएगा। AC मतलब 22 से नीचे जाएगा ही नहीं, 20 से नीचे जाएगा ही नहीं, सॉरी, क्योंकि अब उन्होंने जो ये टेम्परेचर रेंज नहीं बताई है ना, ये केवल थ्योरेटिकली नहीं बताई है, ये उन्होंने ये कहा कि अब ACs को ऐसा बनाओ कि उसमें 20 से नीचे टेम्परेचर ही ना जाए। तो याद रखिएगा, ये नई चीज़ हुई है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा एक नया आपको चीज़ बता दें कि इनॉग्रल गेम्स स्टार्ट हुए हैं दमन एंड दीव आइलैंड्स में, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में। इनको बोलते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स। रिमेंबर दैट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम, जो कि आपका दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 2 यूनियन टेरिटरीज में चालू है। दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव में चालू है। इसको हम बोलते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स, और ये स्टार्ट हुआ है एक आपका ब्लू सर्टिफाइड बीच है, जिसका नाम है घोघला बीच नियर दीव, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, 2 चीज़ें इस न्यूज़ में हमको 2 चीज़ें समझ में आ गई। एक तो खेलो इंडिया बीच गेम्स, और दूसरा एक ब्लू सर्टिफाइड बीच। तो पहले तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि ब्लू सर्टिफिकेशन क्या होता है, तो भाई ब्लू सर्टिफिकेशन जो होता है वो ग्लोबल रिकग्निशन होता है, इको लेवल है एक तरीके से, जो कि बीचेस को, मेरीन एरियाज़ को, ऐसे रीजन्स को दिया जाता है। तो ब्लू सर्टिफिकेशन बीच और मरीन एरियाज़ को दिया जाता है, और ये आता है बेसिकली आपका एक फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि डेनमार्क में चलता है। वहाँ से इसको सस्टेनेबल फ्रेश वाटर और मैरीन एरियाज़ के लिए ब्लू बीच सर्टिफिकेशन और ब्लू सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। घोघला बीच की लोकेशन भी याद रखेगा, जो कि दीव में है, उसका नाम भी आया चुकी, तो उसका भी आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द शिप सिंक्स। अब ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली 9 जून को एक और एक्सीडेंट हुआ, MV वैन हाई 503, एक सिंगापुर फ्लैग्ड वेसल है, जिसको कि फायर लग गया 88 नॉटिकल माइल्स ऑफ केरला कोस्ट। केरला का जो बीपोर कोस्ट है वहाँ से 88 नॉटिकल माइल्स पे इसको आग लग गई, और उसमें बहुत ज़्यादा
हैजार्डस कंटेंट भी था इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो अब वैसी के रिगार्डिंग है कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या है। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला कि भाई कौन रेगुलेट करता है ग्लोबल शिपिंग को। तो ग्लोबल शिपिंग प्राइमरीली रेगुलेट होती है आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूएन की एक बॉडी है, ठीक है ना। ये शिपिंग के गाइडलाइंस को अप्लाई करती है और मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं आईएमओ की, इंडिया भी मेंबर है आईएमओ की, वो अलग अलग कन्वेंशन साइन करती है ताकि पोल्यूशन, सेफ्टी, एक्सीडेंट, लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश की जा सके। अब दिक्कत ये है कि इंडिया ने जो इंडिया में डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है, जो कि सारे नोटिस और ये सब चीज़ें इशू करते हैं, और इंडिया सिग्नेटरी भी है हालांकि बहुत सारे कन्वेंशंस का, लेकिन 2 कन्वेंशंस का सिग्नेटरी इंडिया नहीं है जो कि इससे रिलेटेड है, इस एक्सीडेंट से। जैसे 2004 में बैलेस्ट वाटर कन्वेंशन था और 2010 में हैजार्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंस कन्वेंशन था। ये दोनों इंडिया ने साइन नहीं किए हैं। ये आईएमओ के कन्वेंशन से बैलेस्ट वाटर कन्वेंशन और हैजार्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंस कन्वेंशन, ये लाइबिलिटी कंपनसेशन की बात करता है ऐसे केस में, हैजार्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस के केस में। तो ये इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। हालांकि अभी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में 2 हो चुके हैं, चूँकि अभी हमने देखा हाल फिलहाल में भी एल्सा 3 और अभी ये MV। तो इसमें कारण हो सकता है इंडिया को अब कहा जाए कि भाई आप इसको साइन करो, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और कंटेंट यहाँ पे दिया है, फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस एक्चुअली वो कंट्रीज़ है जहाँ पे शिप रजिस्टर किए जाते हैं। मतलब क्या होता है, कंट्रीज़ क्या है अपनी कंट्री में शिप को रजिस्टर नहीं करती है, हो सकता है उनके रूल्स ऐसे हों, कठिन रूल्स हों, तो अपने कंट्री में ना करके क्या करते हैं, ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे कम इंट्रूजन होता है, लेस इंट्रूजन जहाँ पर हो, जहाँ पे कम सवाल पूछे जाएँ। तो ये जैसे ग्रीस और चाइना जैसे ये बहुत सारे शिप्स बनाते हैं, तो ये एक्चुअली ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे कम सवाल पूछे जाए, कम इंट्रूजन हो। तो ऐसी कंट्रीज़ को फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस बोलते हैं। जैसे कि इनमें एग्जाम्पल है लाइबेरिया और मार्शल आइलैंड, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है लाइबेरिया एंड मार्शल आइलैंड। अब हु इज़ लाइबल फॉर द लॉस ऑफ कार्गो एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो एक्चुअली यहाँ पे शिप ओनर इज़ लाइबल फॉर बोथ, ठीक है ना। शिप ओनर जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड ऑल। बट वही है कि आपकी ट्रीटी और आपकी पॉलिसी कैसी है, किस तरीके से आप उसको देते हो, ये समझ में आना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आर्क थेरेपी बीट्स ट्रिकी कैंसर वाइल स्पेयरिंग नियर बाय टिश्यू। तो नियर बाय टिश्यू को बचाने वाली थेरेपी आ गई है जिसका नाम है स्पार्क, स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी। ये देखो लिखा हुआ ना, स्टेप एंड शूट स्पॉट स्कैनिंग प्रोटॉन आर्क थेरेपी, जिसको स्पार्क नाम दिया गया है, स्पार्क, ठीक है। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा। ऑथर ने ये भी बताया कि पहले हम क्या यूज़ करते थे, तो पहले हम यूज़ करते थे SFO IMPT, है ना, याद रखिएगा। इट्स अ टेक्निक SFO IMPT, करंट स्टैंडर्ड केयर SFO IMPT के थ्रू ही दिया जाता है। बट इससे नुकसान होता था कि नियर बाय टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुंचता था, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा रेडिएशन और इसका इम्पैक्ट रहता था। स्टेप एंड शूट स्पार्क और इसके अलावा फुल्ली डायनामिक स्पार्क, ये 2 स्पार्क के अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे ये जो रेडिएशन है उसका यूज़ कम हो जा रहा है और ये थेरेपी जो है काफ़ी कारगर भी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी स्पार्क थेरेपी के रिगार्डिंग, इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर किया है 2025 से 2035 को एज द डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर किया है अरुणाचल प्रदेश ने टू हार्नेस द स्टेट्स पोटेंशियल टू जनरेट 58,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक प्रोजेक्ट के बारे में भी आया था जिसको हम बोलते हैं सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सियांग नदी के ऊपर है, जो कि आपका वहीं से फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश से। एंड सेंटर ने सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को एक नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है 2008 में, बिकॉज ऑफ इट्स नेशनल सिग्निफिकेंट फ्रॉम द सिक्योरिटी व्यू पॉइंट। एक्चुअली इसको काउंटर माना जाता है चाइना का जो 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है यारलंग सांगपो रिवर पे, जो कि ब्रह्मपुत्र का नाम है उधर, तिब्बत से जब बहती है। तो तिब्बत में यारलंग सांगपो डैम प्रोजेक्ट जो है उसका काउंटर माना जाता है सियांग अपर को। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विनर साउथ अफ्रीका, टेम्बा बबूमा की कैप्टेंसी। एंड ये फाइनली 2025 में सपना पूरा हुआ 28 साल के बाद अफ्रीका का। तो अच्छा लगा मुझे तो देख के, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट इज़ इट आई थिंक फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।